बेरोजगारी पर आई टॉप 10 की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ सरकार के रिपोर्ट्स से अलग है, जुदा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 लाख लोगों को रोजगार देने का वायदा किया है और हाल ही में 258 नई इकाइयों में 550 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। यह भी चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के ऑफिशियल अकाउंट के जरिए बताया गया है। थोड़े दिनों पहले राज्य के एक बुजुर्ग ने सीमेंट फैक्ट्रियों का दौरा किया और फेसबुक में लिखा सब ठीक ठाक है। उनके सब ठीक ठाक है लिख देने का यह मतलब है कि यह एक तरह का सर्टिफिकेट ही है। उनका ठीक ठाक लिखा जाना एक तरह का सर्टिफिकेट माना जाना चाहिए। लेकिन उरला सिलतरा में लगातार मजदूर दुर्घटनाओं के चलते मारे जा रहे हैं। सबसे पहले आरती स्पंज में एक मजदूर की मौत हुई और उसके बाद लगातार दुर्घटनाओं में मजदूरों का मारा जाना जारी है। मजदूरों की मौतें मीडिया में खबर बना लेती हैं, लेकिन सरकार कोई भी हो शायद मजदूरों को पूरा न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन मजदूरों से भी स्थिति देश और राज्य के पत्रकारों की हो गई है। राज्य में कई पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए हैं, उन्हें नोटिस दिया गया है। तो दूसरी ओर पूरे विश्व में सिर्फ एक पत्रकार ने आत्महत्या की है और यह उदाहरण भारत से है। विश्व में लगभग 187 पत्रकारों की मौत हुई है कोरोना काल में, लेकिन आत्महत्या का इकलौता उदाहरण भारत से मिला है। एक बड़े अखबार में काम कर रहे हेल्थ बीट को देख रहे तरुण सिसोदिया ने चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। यह आत्महत्या ही है या हत्या, इसकी भी जांच होनी है। जहां मजदूरों की मौतें मीडिया में जगह बना लेती हैं, तो वहीं तरुण सिसोदिया को उस अखबार ने भी जगह नहीं दी जहां उसने सालों तक मेहनत की। पत्रकार तरुण सिसोदिया की मौत को उसके खुद के अखबार ने एक लाइन की जगह नहीं दी, लेकिन कोरबा से बिलोंग करने वाले राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जगह जगह पुतला फूंक रही है। हाल के दिनों में धरसीवा इलाके में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने मंत्री जयसिंह अग्रवाल का पुतला फूंका। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना का यह कहना है कि महतारी के भुइयाला बेचे बर बंद कराओ। जहां छत्तीसगढ़ क्रांति सेना राजस्व मंत्री का लगातार पुतला फूंक रही है, तो वहीं सोशल मीडिया में एक जायज सवाल यह तैर रहा है कि जमीन बेचने का फैसला तो सरकार का है, ऐसे में सिर्फ एक राजस्व मंत्री का पुतला फूंकना ही जायज कैसे है। कांग्रेस और इसके बाद अजीत जोगी के संग छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में चले गए विनोद तिवारी हाल के दिनों में वापस कांग्रेस में आ चुके हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के समक्ष ही विनोद तिवारी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। हाल के दिनों में कांग्रेस के नेता जीवट नेता विनोद तिवारी ने ईओडब्ल्यू और एसीबी में एक शिकायत की है। कांग्रेस के नेता विनोद तिवारी के मुताबिक डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह और अभिषेक सिंह ने चुनावों के समय शपथ पत्र में आय के बारे में जानकारियां गलत दी हैं। विनोद तिवारी के मुताबिक डॉक्टर रमन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान करप्शन किया है। हमारे इस वीडियो सेगमेंट में आप हेडलाइन 36 द्वारा लिए गए विनोद तिवारी का इंटरव्यू भी सुन सकेंगे। डॉक्टर रमन सिंह और अभिषेक सिंह की शिकायत विनोद तिवारी ने हाल ही में की है, लेकिन लगभग 2 साल पहले उन्होंने एक शिकायत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की भी की थी करप्शन के मामले को लेकर। लेकिन कुलपति साहब का रौब इतना है कि देशभक्त पुलिस ने ही विनोद तिवारी को 2 दिनों की जेल यात्रा करवा दी थी। जेल से छूटने के बाद विनोद तिवारी इस मामले में कानूनी जंग लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आईपीएस मुकेश गुप्ता, अमन सिंह और अभिषेक सिंह के खिलाफ कई एफआईआर हुए, लेकिन कुछ एक मामलों में कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं किया जाए, यह अदालती आदेश पाने में कामयाब रहे हैं अभिषेक सिंह और आईपीएस मुकेश गुप्ता या अमन सिंह। ऐसे में विनोद तिवारी की शिकायत पर क्या होगा यह देखना होगा। लेकिन
लेकिन आम आदमी पार्टी ने शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर सरकार को हलाकान कर दिया है। आमरण अनशन में बैठे आम आदमी पार्टी के कोमल हुपेंडी को पुलिस ने आमरण अनशन के दूसरे तीसरे दिन बाद उठा लिया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया के जरिए लगातार यह बता रही है कि उनका अनशन अभी जारी है। अनशन अभी जारी है के साथ ही आम आदमी पार्टी लगातार यह बता रही है कि छत्तीसगढ़ पुलिस कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर और पैदल चल रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कैसे दादागिरी कर रही है। जहां छत्तीसगढ़ पुलिस सड़क पर और घरों में दादागिरी कर रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने हाल ही में जिले के सारे एसपी को फिर से चिट्ठी लिखी है। दरअसल इस चिट्ठी का इम्पैक्ट शायद यूपी के घटना के चलते लिया है। यूपी में विकास दुबे 8 पुलिस वालों को मारकर 4-5 दिनों तक लगातार फरार रहने में कामयाब रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के डीजीपी दुर्गेश माधव अवस्थी ने एसपी को चिट्ठी लिखी है कि सारे एसपी अपने अपने इलाके के गुंडों बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। नारायणपुर समेत कई नक्सल प्रभावित जिलों में काम कर चुके अजय यादव ने हाल ही में राजधानी में बतौर एसएसपी के रूप में कामकाज संभाल लिया है। अविभाजित मध्य प्रदेश के ज़माने से हम बहुत से आईपीएस का प्रयोग देखते रहे हैं। हाल ही में अजय यादव ने भी 1-2 प्रयोग करके दिखा दिया है। रायपुर में स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर रहे अमर बंसल के फेसबुक वॉल से हमें यह पता चला कि उनके इलाके में पुलिस पैदल मार्च कर रही थी। टीआई के वाजपेयी साथियों के संग पैदल चल रहे थे। अमर बंसल ने फेसबुक वॉल के जरिए यह बताया है। डीजीपी की चिट्ठी का असर एसपी पर कितना होगा हमें यह तो नहीं पता, लेकिन सरकार के एक सदस्य एमएलए देवेंद्र यादव को पुलिस की सुरक्षा में उल्टे पांव भागना पड़ा भिलाई में। दरअसल विधायक देवेंद्र यादव एक मैदान के समीप गए थे जहां पर काम चालू होना था। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ लिखा गया है, सीमेंट खपाऊ, जमीन कब्जाऊ और पैसा कमाऊ विधायक से त्रस्त है जनता। राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब के मामले में जहां आम लोग एक बड़ा प्रोटेस्ट नहीं खड़ा कर पाए, तो दूसरी ओर भिलाई के नागरिकों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट करके विधायक देवेंद्र यादव को उल्टे पांव लौटने के लिए मजबूर कर दिया। देर रात हमने संजीव झा के फेसबुक वॉल के जरिए यह भी देखा कि देवेंद्र यादव लोगों को सफाई दे रहे हैं। इस फेसबुक वॉल की खबर के मुताबिक लोगों की नाराजगी को दूर कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में जांच होगी का आदेश जारी कर दिया है। ईडी के स्पेशल अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे, इस मामले को देखेंगे। तो साथ ही कांग्रेस के नेता अहमद पटेल से ईडी ने 2 बार पूछताछ कर ली है। इन मामलों को लेकर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल का आधिकारिक बयान भी आता है फेसबुक में। कांग्रेस का मुख्यमंत्री होने के नाते कांग्रेस के सभी मामलों में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की सहमति होना, उनके पक्ष में खड़े रहना समझ में आता है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने विकास उपाध्याय को ब्रांड एम्बेसडर कह दिया था। सरकार का ब्रांड एम्बेसडर विकास उपाध्याय को बता दिया था। एक बार चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय ने जिम संचालकों और जिम ट्रेनर की चिंता करते हुए एक बार चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल से मुलाकात की है। विकास उपाध्याय की चिट्ठी पर सीएम सचिवालय ने धड़ाधड़ फाइल चला दी है और भारत सरकार को एक चिट्ठी लिख दी है। जहां एक और जिम संचालकों की चिंता करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार को चिट्ठी लिख दी है, तो वहीं दूसरी ओर बस संचालकों को लगभग 5 करोड़ रुपए की राहत दे दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार से हम बड़ी विनम्रता से यह पूछना चाहते हैं कि यदि एक विभाग के जरिए करोड़ों की राहत दी ही जा रही है, शायद यह राहत बस और ट्रकों को दिया गया है, तो ओला और उबेर में टैक्सी चलाने वाले
वालों को छत्तीसगढ़ सरकार राहत क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले कांग्रेस में प्रवक्ता रहे संजय ठाकुर ने यह लिखा था कि ओला और उबेर चलाने वाले लोग कई कई घंटों की मेहनत के बाद भी कारों की ईएमआई नहीं पटा पा रहे हैं। जब लॉकडाउन होने से पहले ओला और उबेर के टैक्सी ड्राइवर कारों की किस्त नहीं पटा पा रहे थे, तब लॉकडाउन और अनलॉक के इस दौर में ओला और उबेर के टैक्सी ड्राइवरों की चिंता चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल क्यों नहीं कर रहे हैं, यह किसी को समझ नहीं आ रहा है। आप देख रहे थे headline36.com। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी का टेलीफोनिक इंटरव्यू सुनने के साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक आरिफ सिंह से मिले और उन्हें एक लिखित शिकायत की है रमन सिंह और उनके पुत्र की संपत्ति से संबंधित। इन्होंने जो शपथ पत्र दिया निर्वाचन आयोग ने, उस शपथ पत्र में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। जैसे सोने का कीमत 2008 में इनके द्वारा 40,000 रुपये तोला बताया गया है, जबकि उतनी कीमत उस वक्त थी नहीं। उनकी सोने की कीमत अलग, पत्नी का जो सोना है उसकी कीमत अलग। 56 तोले सोने से 300 तोला सोना हो गया। 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के पास हो गया। उसी तरह उनके पुत्र और बहू के पास भी 5 करोड़ की संपत्ति है। आय का स्रोत उसमें ये लोग मात्र 14 एकड़ कृषि की भूमि बता रहे हैं जी। तो इतना संपत्ति सब कहाँ से आया, इसका कोई देखा जोखा हिसाब नहीं है। और ये तो इन्होंने राउंड जो किया है वो है, उसमें भी गड़बड़ी है। बहुत सारी ऐसी संपत्तियां भी होंगी जो अवैध होंगी, बेनामी संपत्तियां होंगी। ऐसी संपत्तियों को भी ढूंढा जाए, ऐसी संपत्तियों की भी जाँच की जाए, क्योंकि 15 वर्षों का कार्यकाल रहा है। 15 वर्षों के कार्यकाल में व्यापक पैमाने पर बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं। इन सभी बातों को लेकर हम लोगों ने ईओडब्ल्यू में शिकायत की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह, 15 सालों तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आपको लगता है ईओडब्ल्यू और एसीबी इतने बड़े नेता के खिलाफ कुछ कर पाएगी, जांच कर पाएगी? नहीं, हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि बड़ा और छोटा क्या, ईओडब्ल्यू का काम है जांच करना, और जो तथ्य पाए जाए, दोषी पाए जाते हैं उन पे कार्रवाई करना। कार्रवाई कानून तो सबके लिए समान है, और ऐसी उम्मीद है कि बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू ने आश्वासन भी दिया है। मैंने सारी चीजों को उनको विस्तार पूर्वक बताया, सारे दस्तावेज और जो इन्होंने निर्वाचन आयोग में शपथ पत्र भरा है 2008 का, 13 का, 18 का, वो भी दिया है। सब कुछ देखकर उनसे ये हम लोगों ने निवेदन किया है कि इस मामले में जांच करके और जांच में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। विनोद जी, आप बड़े पुराने और दबंग ऊर्जावान नेता हैं। स्वर्गीय अजीत जोगी जी के साथ रहे हैं। हाल के दिनों में आपने कांग्रेस का प्रवेश लिया है चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के समक्ष। ये टाइमिंग को लेकर हम समझना चाहते हैं कि लगभग 18 महीने बाद ये शिकायत करने की वजह क्या है डॉक्टर रमन सिंह और अभिषेक के खिलाफ? हाँ, मैं टाइमिंग को लेकर आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इन 1.5 सालों तक इंतजार करने की वजह क्या रही? नहीं, देर इंतजार करने की बात इसमें कहीं है ही नहीं। मैंने जब देखा सब इनके, मुझे किसी ने बताया कि इनके द्वारा जो नामांकन शपथ पत्र जो दिया गया है, उस शपथ पत्र में कुछ गड़बड़ियां है। मैंने उससे निकाला, उसका अवलोकन कराया, किया और लोगों को भी दिखाया, समझा। उसमें जब उसमें गड़बड़ी समझ आई तो मैंने उससे शिकायत कर दी। उसके पहले मेरे संज्ञान में नहीं था। वेबसाइट से निकाला, निर्वाचन आयोग की जो पोर्टल है उसमें निकाला इसको, परसों कंप्लेन के एक दिन पूर्व। फिर उसमें संपर्क किया और उसमें कार्रवाई के लिए मांग किया। जब मुझे संज्ञान में आया तब मैंने मांग किया। विनोद जी, एक आखिरी सवाल। थोड़े दिनों पहले, शायद 1-1.5 साल पहले, आपने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ, पाटिल साहब के खिलाफ भी आपने शिकायत की थी। तब देशभक्त पुलिस के लोगों ने आपको ही जेल यात्रा करा दी थी। उस बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, उसमें भी हम लोगों ने शिकायत की है। उसमें आदेश हुआ भी था FIR का, पहले थाने में किया, SP को किया, कार्रवाई नहीं हुई तो सेशन कोर्ट में लगाया, खारिज हुआ। फिर उसके लोअर कोर्ट से खारिज हुआ, सेशन कोर्ट ने आदेश किया, फिर से लोअर कोर्ट को इसमें FIR करने का आदेश जारी किया। FIR करने का आदेश हुआ उसमें। उसके बाद वो हाई कोर्ट से जाकर वो जो उसमें कुलपति अन्य 7 थे, ये सब लोगों ने एक अलग अलग वकील किया और अलग अलग वकील करके 7 नोटिस मुझे भेजी, और इन लोगों ने वहां पर अपील कर दिया।
जी। इन दस्तावेजों के आधार पर, तो वहाँ पर मामला चल रहा है, रोक लग गई है उसमें। FIR तो ना हुई ना वो गिरफ्तार हुए, जी बल्कि मैं उस मामले में गिरफ्तार होकर जेल पहुंच गया। 2 दिन रह गए, 12 लोग आए भी थे। जी अब हाई कोर्ट में लंबित, हाई कोर्ट ने उनको राहत दे दी है जाने की इनका कागजों के आधार पर। जी। विनोद जी, आप बात कर रहे थे headline36.com के साथ, आपने हमें समय दिया और सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।